हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग आज जानेंगे मैनर ऑफ वैल्यूएशन इन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज, विशिष्ट गतिविधियों संबंधी मूल्यांकन नियम। मतलब कुछ गतिविधियां, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके लिए वैल्यूएशन का रूल, मूल्यांकन का नियम स्पेसिफाई कर दिया गया है और उसी नियम को वैल्यूएशन के लिए अपनाना पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं सप्लाई बाय स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर, जिसके लिए है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 का रूल नंबर 32। ये इसमें क्या है कि जो स्पेसिफाइड सप्लाई है उसके संबंध में जो भी वैल्यूएशन है वो सप्लायर के ऑप्शन पर रूल 32 में जो तरीका बताया गया है वैसे किया जाएगा। स्पेसिफाइड एक्टिविटीज में भी आज हम बात करेंगे परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग, मुद्रा परिवर्तन सहित विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री। तो ये जो टॉपिक है मैनर ऑफ वैल्यूएशन इन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज, जिसमें पहला है फॉरेन करेंसी एंड मनी चेंजिंग, मुद्रा परिवर्तन एवं विदेशी मुद्रा संबंधी पूर्ति। The value of supply of services in relation to purchasing or sale of foreign currency, including money changing, shall be determined by the supplier of service in the following manner। मतलब ये जो मुद्रा परिवर्तन और विदेशी मुद्रा से संबंधित जो पूर्ति है उसका जो मूल्य है उसको कौन डिटरमाइन करेगा? सप्लायर डिटरमाइन करेगा। सप्लायर कौन सा? सर्विस का सप्लायर, जो मतलब फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में मान लेते हैं चेंज कर रहा है, तो जो आपको इस तरह का सर्विस दे रहा है वो सप्लायर डिटरमाइन करेगा नीचे बताए गए रूल से। ठीक है, मतलब विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय एवं मुद्रा परिवर्तन संबंधी सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य सेवा के आपूर्तिकर्ता के द्वारा नीचे बताई गई विधि से निर्धारित किया जाएगा। पहला है फॉर ए करेंसी व्हेन एक्सचेंज्ड फ्रॉम और टू इंडियन रुपीज। ये सरकमस्टांसेस है, परिस्थिति। पहली परिस्थिति क्या बता रही है? जब किसी विदेशी मुद्रा का भारतीय रुपये में विनिमय किया जाए, एक्सचेंज किया जाए, या विपरीत परिस्थिति हो। वैल्यूएशन ऑफ सर्विस का रूल क्या होगा? बाइंग और सेलिंग रेट मतलब क्रय विक्रय की दर माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी एट दैट टाइम। ऐसी मुद्रा की उस समय रिजर्व बैंक की दर, ये जो आएगा डिफरेंस, इसको हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी से। जैसे मान लेते हैं अमेरिकन डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाना है या इंडियन करेंसी को अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, तो सप्लायर के पास एक ऑप्शन तो ये है। ठीक है, ये तो तब होगा जब मतलब फर्स्ट ऑप्शन में ही, पहली परिस्थिति में ही एक बात ये है कि जब आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा तब। सेकंड बोल रहा है इन द केस वेयर द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर ए करेंसी इज नॉट अवेलेबल। यदि आरबीआई की संदर्भ दर
ऐसी करेंसी के लिए उपलब्ध नहीं हो। मतलब जिस देश की कंट्री को इंडियन करेंसी में चेंज करवाना है या इंडियन करेंसी को उस देश की कंट्री की करेंसी में चेंज करवाना है, उसके लिए आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा वैल्यूएशन का रूल? 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रुपीज प्रोवाइडेड और रिसीव्ड बाय द पर्सन चेंजिंग द मनी। मतलब मुद्रा परिवर्तक जो मनी को चेंज करवा रहा है, उसके द्वारा प्राप्त, रिसीव की गई या प्रदत्त, प्रदान की गई, प्रोवाइड की गई रुपए की सकल राशि, टोटल अमाउंट का 1%। ठीक है। मतलब आरबीआई रेफरेंस रेट उस करेंसी के लिए अवेलेबल है तो रूल नंबर 1 है, अवेलेबल नहीं है तो रूल नंबर 2 है। ठीक है। रूल नंबर 1 कहता है कि बाइंग या सेलिंग का जो रेट है उसमें से आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस करना है और जो आएगा इसको टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो टोटल जो अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है चेंज करवाने वाले पर्सन के द्वारा उस अमाउंट का 1%। थर्ड बोल रहा है इन द केस वेयर नाइदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज्ड इन रुपीज। यदि कोई भी करेंसी भारतीय रुपये में विनियमित नहीं की गई है। मतलब जैसे मान लेते हैं अमेरिकन डॉलर को कन्वर्ट करवाया गया है यूनाइटेड किंगडम के पौंड से, मतलब इंडियन करेंसी में चेंज नहीं करवाया जा रहा है। मान लेते हैं श्रीलंकन करेंसी को डायरेक्टली कन्वर्ट करवाया जा रहा है नेपाली करेंसी में। ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होगा? 1% ऑफ द लेसर ऑफ two amounts the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into rupees on that day at the reference rate provided by RBI। मतलब यदि कोई भी करेंसी भारतीय रुपये में विनियमित नहीं की गई है, उस कंडीशन में सेवा का जो मूल्यांकन है वो कैसे होगा? मुद्रा परिवर्तक व्यक्ति द्वारा, मतलब कि जो व्यक्ति मनी को चेंज करवा रहा है उसके द्वारा दोनों राशियों को, जैसे मान लेते हैं श्रीलंकन करेंसी को चेंज करवाना है नेपाली करेंसी में। ठीक है। तो श्रीलंकन करेंसी का जो भारतीय रुपए में मूल्य है या नेपाली करेंसी का जो भारतीय रुपए में मूल्य है, दोनों में आरबीआई रेफरेंस रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने पर जो अमाउंट कम आएगा ना उसका 1%। ठीक है। ये तो हो गया एक ऑप्शन जो अवेलेबल है, फॉरेन करेंसी और मनी चेंजिंग का जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने वाला जो सप्लायर है वो अपने द्वारा प्रोवाइड किए गए सर्विस के लिए इस तरीके से वैल्यू सर्विस का डिटरमाइन कर सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, काइट लिमिटेड एक्सपोर्टेड सम गुड्स टू एच कॉरपोरेशन ऑफ यूएसए। ये जो काइट लिमिटेड है, मान लिए कि ये इंडिया की है ना। काइट लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एच कॉरपोरेशन को कुछ सामान निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया। इट रिसीव्ड $10,000 as consideration for the same and sold it at the rate of rupees 69
पर यूएस डॉलर। ये जो काइट लिमिटेड ने ऐश कॉरपोरेशन को कुछ सामान एक्सपोर्ट किया, इसके लिए कंपनी को 10,000 अमेरिकी डॉलर कंसिडरेशन के रूप में, प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ। कंप्यूट, अच्छा ये भी बोला जा रहा है इसमें कि कंपनी ने अमेरिकी डॉलर को 69 रुपए प्रति डॉलर पर बेच दिया। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कर योग्य आपूर्ति के मूल्य की गणना करनी है। पहला ऑप्शन है आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर यूएस डॉलर एट दैट टाइम इज ₹70 पर यूएस डॉलर। उस समय अमेरिकी डॉलर के लिए आरबीआई की संदर्भ दर, निर्देशित दर 70 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर है। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया की एक कंपनी है काइट लिमिटेड, ये इंडिया से कुछ सामान यूएसए की ऐश कॉरपोरेशन को एक्सपोर्ट कर रही है। ऐश कॉरपोरेशन से बदले में जो प्राइस मिला, कंसिडरेशन मिला, वो मिला $10,000। ठीक है। और कंपनी, ये जो काइट लिमिटेड को जो कंसिडरेशन मिला $10,000 का, इसको ये 69 रुपीज पर डॉलर के रेट से बेच दी। ठीक है। $1 का 69 रुपया रेट मिला, ये कन्वर्ट करवा ली। हम लोगों को टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू निकालना है। पहला कंडीशन है कि आरबीआई का रेफरेंस रेट जो है यूएस डॉलर के लिए उस टाइम पर 70 रुपया प्रति यूएस डॉलर है। और दूसरा कंडीशन है आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर यूएस डॉलर इज नॉट अवेलेबल। तो खैर पहले वाला देखते हैं कि आरबीआई रेफरेंस रेट जब अवेलेबल है, फॉर्मूला क्या बताए थे? फॉर्मूला था सेल और परचेस का जो रेट है माइनस आरबीआई का रेट। यहां बोल रहा है इफ द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर ए करेंसी इज अवेलेबल, किसी करेंसी के लिए अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू एक्सचेंज ऑफ मनी शैल बी, क्या हो जाएगा? यहां पर सेल और परचेस का जो रेट है वो 69 है। किससे डिफरेंस लेना है? आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ₹1 का है, मतलब 1 का डिफरेंस है ना। और कितना यूनिट कन्वर्ट करवाया गया? $10,000 है, माने डॉलर का यूनिट 10,000 है। ये डिफरेंस 1 आया, 1 इंटू 10,000 आपका 10,000 आ जाएगा। नंबर बी जो है आरबीआई रेफरेंस रेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब अगर मान लेते हैं आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में रूल कहता है कि टोटल अमाउंट जो इंडियन करेंसी में रिसीव किया गया है उसका 1%। तो 10,000 अमेरिकन डॉलर है और ये 69 रुपीज पर डॉलर के रेट से सेल किया गया। मीन्स कितना अमाउंट मिलेगा? 10,000 इंटू 69, 6,90,000 रुपया। और इसका 1% निकालेंगे तो 6,900 आएगा। बी नंबर का सॉल्यूशन बोल रहा है, फर्स्ट का ही बी नंबर, इफ द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर ए करेंसी इज नॉट अवेलेबल, जब आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, द वैल्यू शैल बी 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज प्रोवाइडेड बाय द पर्सन चेंजिंग द मनी। हेंस इन द गिवन केस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वुड बी ₹6,900। कैसे? 1% ऑफ कितने का? $10,000 है, 69 रुपीज पर डॉलर के रेट से सेल किया जा रहा है, तो ये 6,90,000 आएगा, इसका 1%। ठीक है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई if US dollar 9,000 are converted into UK pound 6,200. RBI reference rate at that time for US dollar
is rupees 70 per US dollar and for UK pound is rupees 100 per UK pound. क्वेश्चन बोल रहा है यदि 9,000 अमेरिकन डॉलर का यूनाइटेड किंगडम के 6,200 पौंड में परिवर्तित करवाया है, मतलब यहां पर अमेरिकन डॉलर को यूनाइटेड किंगडम के पौंड में कन्वर्ट करवाया जा रहा है, तो कर योग्य आपूर्ति का मूल्य क्या होगा? यूएस डॉलर के लिए उस समय आरबीआई की संदर्भ दर रेफरेंस रेट 70 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर है और यूके के लिए 100 रुपए प्रति यूके पाउंड है। तो अब यहां पर क्या होगा? नियम था कि जहां विनिमय मतलब है ना, विनिमय की जाने वाली कोई भी मुद्रा भारतीय नहीं है, मतलब इंडियन करेंसी में एक्सचेंज नहीं करवाया जा रहा है, वहां पर मूल्य क्या होगा? दोनों रकमों में से, दोनों रकम कहने का मतलब है यूएस डॉलर और यूके का पाउंड, उसमें से उस कम रकम के जो लेसर होगा उसके 1% के बराबर होगा जो उस दिन आरबीआई के द्वारा प्रदान की गई संदर्भ दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित की गई है ना? इसका सॉल्यूशन, वेयर नाइदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज्ड इज इंडियन रूपी, द वैल्यू शैल बी इक्वल टू 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स. The person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian rupee on that day at the reference rate provided by RBI. Hence, in the given case, value of taxable supply would be 1% of the lower of the following. अब यूएस डॉलर को कन्वर्ट किए इंडियन रुपीज में, यूएस डॉलर था 9,000 और आरबीआई का रेफरेंस रेट है 70 रुपीज पर यूएस डॉलर, तो 9,000 डॉलर को 70 रुपये के रेट से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किए तो अमाउंट आया रुपीज 6,30,000. इसी तरीके से यूके पाउंड कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज, यूके पाउंड था 6,200 और आरबीआई का रेफरेंस रेट है यूके पाउंड के लिए 100 रुपीज पर यूके पाउंड, तो ये अमाउंट आया 6,20,000 रुपया. इन दोनों मतलब कि ये जो 9,000 अमेरिकन डॉलर को 6,200 यूके पाउंड में कन्वर्ट करवाया गया, दोनों करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किए आरबीआई रेट के अकॉर्डिंग, और दोनों में जो अमाउंट कम होगा उसका 1%. तो यहां दोनों में कम कौन है? 6,20,000. इसका 1% निकालेंगे 6,200 आएगा. यही हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगा. क्लियर है? दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन टू पे इन लमसम, एक मुश्त भुगतान का विकल्प. करेंसी या मुद्रा विनिमय की सेवा प्रदान करने वाले को इस विकल्प के प्रयोग द्वारा मूल्य का निर्धारण निम्नांकित रूप से, जो आगे बताया गया है, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अपनाया जा सकता है. और अगर एक बार इसको अपनाया जाता है तो वित्तीय वर्ष के किसी भाग में इस विकल्प से वापसी नहीं हो सकती है. ए पर्सन सप्लाइंग द सर्विसेज may exercise the option to ascertain value as below for a financial year, and such option shall not be withdrawn during the remaining part of that financial year. 3 ऑप्शन है. सर्कमस्टांसेस है पहला, फॉर करेंसी एक्सचेंज्ड अप टू रुपीज 1 लाख. ठीक है, इसमें क्या है? वैल्यूएशन ऑफ सर्विस 1% of the gross amount of currency exchanged
मिनिमम ₹250। भारतीय रुपए में 1,00,000 मूल्य तक किसी करेंसी का विनिमय, है ना। इसमें क्या है, विनियमित करेंसी की सकल राशि का, टोटल अमाउंट का 1%, और न्यूनतम कितना है, 250 रुपए। मतलब ये बोल रहा है कि 1,00,000 रुपए तक की राशि अगर चेंज की जाती है, मतलब ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, मुद्रा विनिमय की सकल राशि का, टोटल अमाउंट का 1%, लेकिन न्यूनतम कितना है, 250 रुपए। ये बोल रहा है 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड सब्जेक्टेड टू ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹250। सेकेंड है, फॉर करेंसी एक्सचेंज्ड मोर देन ₹1,00,000 एंड अप टू ₹10,00,000। ये बोल रहा है कि भारतीय रुपए में 1,00,000 से 10,00,000 मूल्य तक किसी करेंसी का विनिमय, मतलब 1,00,000 से ज्यादा हो और 10,00,000 तक हो, तब उस केस में ₹1,000 प्लस 0.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1,00,000। मतलब 1,000 रुपया तो है ही, प्लस क्या है, 1,00,000 रुपए से ऊपर विनियमित करेंसी का 0.5%। तीसरा है, फॉर करेंसी एक्सचेंज्ड मोर देन ₹10,00,000। भारतीय रुपए में 10,00,000 से अधिक मूल्य की किसी करेंसी का विनिमय, वैल्यूएशन कैसे होगा, ₹5,000 प्लस 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड फॉर अमाउंट एक्सीडिंग ₹10,00,000। मिनिमम कितना है, ₹60,000। 5,000 रुपए प्लस 10,00,000 रुपया से ऊपर विनियमित करेंसी का 0.1%। इसमें क्या है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो है लिया जाएगा कितना, 60,000 रुपए। इसका भी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर बंटी इज ए डीलर एंड engages in sale and purchase of foreign currency। मिस्टर बंटी एक डीलर है जो विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद का कारोबार करता है। एवीपी लिमिटेड रिक्वायर्स $10,000 टू मेक फॉरेन पेमेंट। ये एवीपी लिमिटेड को विदेशी भुगतान करने के लिए $10,000 की आवश्यकता थी। मिस्टर बंटी गेव दिस डॉलर्स टू एवीपी लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹69 पर $। मिस्टर बंटी ने 69 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर पर एवीपी लिमिटेड को अमेरिकी डॉलर दिए। आरबीआई रेफरेंस रेट इज ₹68 पर डॉलर। आरबीआई की संदर्भ दर 68 रुपए प्रति डॉलर है। कंप्यूट वैल्यू अंडर डिफरेंट ऑप्शन। विभिन्न विकल्प के तहत मूल्य की गणना कीजिए। 2 ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन की बात करें तो यहां पर $, जो है उसके लिए आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हुआ है, और यहां पर डॉलर को जो इंडियन करेंसी में जो सेल किया गया है उसका रेट क्या है, 69। ठीक है, तो सेल या परचेस का जो रेट है करेंसी का वो लिए, माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट 68, इन दोनों का जो डिफरेंस है इनटू जितना यूनिट्स को कन्वर्ट करवाया गया, तो यहां पर हमारा $10,000 है। ठीक है, डॉलर हमारा 10,000 था, तो
तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू ये 1 है ना, 10,000 आएगा पहला ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है इसको सप्लायर फॉलो कर सकता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अगर इसको फॉलो किया जाता है एक बार किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो उस फाइनेंशियल ईयर में फिर इस ऑप्शन से पीछे नहीं हटा जा सकता। ठीक है, अब ऑप्शन 2 में के अकॉर्डिंग देखिए 10,000 यूएस डॉलर है, 69 के रेट से सेल किया जा रहा है, तो ग्रॉस अमाउंट कितना मतलब चार्ज हुआ 69 इंटू 10,000 ये आया 6,90,000। अब इसमें 1,00,000 रुपया तक अगर कन्वर्ट करवाया जा रहा है तो उसमें रेट है 1%, मिनिमम 250। तो 1,00,000 का 1% निकालते हैं 1,000 रुपया आता है। ठीक है, 250 से ज्यादा है तो 1,000 रुपया को लेंगे हम लोग। अब टोटल अमाउंट है 6,90,000, इसमें 1,00,000 तक का तो हिसाब हो गया, इसके बाद तक कितना है 5,90,000, तो नेक्स्ट 590 का 0.5% है 10 लाख तक में, यानी 1,00,000 से ज्यादा हो 10 लाख से तक हो तब 0.5%, तो 5,90,000 का 0.5% निकाले यानी 0.5 बाई 100 से इंटू करेंगे तो ये 2,950 आएगा। ये दोनों अमाउंट मिलाकर हुआ 3,950। मतलब एक ऑप्शन में सप्लाई का वैल्यू आ रहा है, सर्विस का वैल्यू जो वैल्यू मतलब सर्विस जो दिया गया ना उसका वैल्यू आ रहा है 10,000 और दूसरे ऑप्शन में आ रहा है 3,950। अब ये सप्लायर के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑप्शन को फॉलो करे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।